नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की भूमिका इसके विषय में जानेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका में क्या भूमिका रही। तो द्विवेदी जी के इस निर्देश का पालन उस युग के कवियों और लेखकों ने किया। किस निर्देश का? जो उन्होंने बताए थे कि कविता कैसी होना चाहिए, जो निर्देश मैंने कल भाग 1 में समझाए थे, उन निर्देशों का पालन उस समय की जो आम जनता थी उसने किया, जो उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है। सरस्वती में प्रकाशित होने अथवा प्रकाशित न होने वाले इस युग के सभी रचनाकार समान रूप से द्विवेदी जी से प्रभावित नहीं थे। कुछ पर उनका प्रभाव प्रत्यक्ष था, कुछ पर अप्रत्यक्ष, और कुछ उनसे सर्वथा अप्रभावित थे। बालकृष्ण राव ने इस युग की कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया। इस समय के कवि जो हैं उनको 3 श्रेणी में रखा। कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ थी? प्रथम वर्ग तो उन कवियों का है जो पहले से ही शास्त्रीय पद्धति पर काव्य साधना में रत थे और द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात उनके सिद्धांतों एवं विचारों के अनुकूल अपने को ढालते रहे। इन कवियों में प्रमुख हैं श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथुराम शर्मा शंकर सेठ, कन्हैयालाल पोद्दार आदि। द्वितीय वर्ग उन कवियों का है जो द्विवेदी जी के प्रभाव से ही पनपे और जीवन भर उनके आदर्शों पर चलते रहे। इनमें सर्वप्रमुख हैं मैत्री शरण गुप्त, इनके अतिरिक्त कामता प्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लक्ष्मीधर वाजपेयी, गोपाल शरण सिंह। ये सब जो है ये दूसरे उसमें आते हैं द्वितीय वर्ग में। तृतीय वर्ग में उन कवियों का नाम है जिन्होंने उनका परोक्ष प्रभाव ग्रहण किया। इनमें प्रमुख हैं गिरधर शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बद्रीनाथ भट्ट, प्रसाद पंत और निराला। इस तरीके से 3 वर्ग के कवियों को 3 वर्गों में बांट दिया गया। इन कवियों में एक पूरी धारा स्वच्छंदतावादी कवियों की है, यथा श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। इनमें से निराला को छोड़कर से सभी सरस्वती में उसी समय प्रकाशित हुए, यानी केवल निराला की जो रचना थी उसको एक बार वापस किया गया था, लेकिन बाकी सब जैसे ही उन्होंने भेजी रचना उनकी प्रकाशित हो गई। फिर भी द्विवेदी जी के काव्य आदर्श से इनका मेल नहीं बैठता, इसलिए इन्हें सरस्वती द्विवेदी जी से स्वतंत्र रहकर साहित्य सृजन करने वाला कहा जा सकता है। असल में इनकी काव्य रचना द्विवेदी जी के काव्य संस्कारों से मेल नहीं खाती थी। उनके काव्य संस्कारों का कुछ अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वे जगदम्बा प्रसाद हितैषी की कविता को सुमित्रानंदन पंत की कविता से 1000 दर्जे अच्छा समझते हैं। सुमित्रानंदन पंत जिनकी रचना को सभी लोग अच्छे समझते हैं, उनकी रचना को जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी में जो है वो यदि तुलना करें तो वो जगदम्बा प्रसाद हितैषी की रचना को उससे अधिक श्रेष्ठ पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि वो जो है जो इन्होंने पंत ने जो रचनाएँ लिखी हैं, सुमित्रानंदन पंत ने, ये प्रकृति वगैरह पे लिखी है, जबकि जो अम्बा प्रसाद हितैषी जो हैं, जगदम्बा प्रसाद हितैषी जो हैं, उन्होंने जो रचनाएँ लिखी हैं वो यथार्थ से मेल खाती हैं। और वो उनका कहना यही था कि रचनाओं में वो टॉपिक जो पहले आते रहे उनसे अलग अब रचना कीजिए, वो रचनाएँ बहुत हो चुकी हैं, अब आपको यथार्थ से जुड़ करके यथार्थ की इतनी सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, उन टॉपिक पर आपको रचना करना चाहिए। परवर्ती सरस्वती संपादक पंडित देवीधर शुक्ल के नाम लिखित अपने 5 सितंबर 1929 के पत्र में उन्होंने लिखा था, कानपुर के पंडित जगदम्बा प्रसाद बड़े अच्छे कवि हैं। सरस्वती की कविता स्तंभ को चमकाने के लिए मैंने उनसे कहा था आपको कभी कभी कविता भेजा करें। उन्होंने शायद भेजी भी थी, पर पुरस्कार देना तो दूर, आपने उन्हें सरस्वती तक न भेजी। अब भेजिए, पहाड़ी पंत से उनकी कविता 1000 दर्जे अच्छी होती है। तो इस तरीके से उनका एक
कविताओं को देखने का एक अलग नज़रिया था जिसके द्वारा वो अपने विचारों को रखा करते थे। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।